चैप्टर 17 स्वराज्यों, समाजवादी विचारों, क्रांतिकारी गतिविधियों एवं अन्य नवीन शक्तियों का उदय। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के फैसले ने कुछ समय के लिए राष्ट्रवादियों को किम कर्तव्य मूढ़ कर दिया, लेकिन आंदोलन वापस लेने के बाद का समय भी कार्रवाइयों से मुक्त नहीं था। कांग्रेस के भीतर मची उथल-पुथल 1923 में स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन का कारण बनी। समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का विकास हुआ। युवा सक्रियतावाद, किसान आंदोलन, व्यापारिक संघों का विकास तथा जातिगत आंदोलन सामने आए। क्रांतिकारी आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया। स्वराज्य एवं परिवर्तन विरोधी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का उदय। मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा, संगठन टूटने लगा तथा जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। इन परिस्थितियों में कांग्रेसियों के मध्य यह बहस छिड़ गई कि संगठन के इस काल में कौन सा रास्ता अपनाया जाए। बहुत से लोगों ने गांधी जी की रणनीति एवं नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे लोग इस गतिरोध से उभरने का विकल्प ढूंढने लगे। कांग्रेस का एक खेमा, जिसका नेतृत्व C.R. दास, मोतीलाल नेहरू एवं अजमल खान कर रहे थे, चाहता था कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार करना बंद कर दें। इनका विचार था कि वे असहयोग को व्यवस्थापिका सभाओं तक ले जाकर सरकारी प्रस्तावों का विरोध करेंगे तथा सरकारी मशीनरी के कार्यों से रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। इनका तर्क था कि यह युक्त असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं, अपितु उसे प्रभावी बनाने की रणनीति है। यह संघर्ष का एक नया मोर्चा सिद्ध होगा। दूसरे शब्दों में उनका उद्देश्य विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना या समाप्त करना था। उदाहरणार्थ, यदि सरकार राष्ट्रवादियों की मांगों की उपेक्षा करती है तो वे व्यवस्थापकों के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर देंगे तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने हेतु उसे विवश करेंगे। वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे, उन्हें स्वराज्य परिवर्तन समर्थन के नाम से जाना गया, जबकि वे लोग जो विधान परिषद में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे तथा स्वराज्यों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उन्हें परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी कहा गया। इस विचारधारा के समर्थकों में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C. राजगोपालाचारी तथा M.A. अंसारी प्रमुख थे। परिवर्तन विरोधियों ने विधान परिषदों में प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध किया। इनका तर्क था कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। इस अधिवेशन में C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने नए कार्यक्रम से संबद्ध एक प्रस्ताव रखा तथा तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या वे समाप्त हो जाएगी। किंतु कांग्रेस के दूसरे खेमे, जो परिवर्तनवादी विरोधी था तथा जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, C. राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, ने इसका तीव्र विरोध किया तथा प्रस्ताव नामंजूर हो गया। तत्पश्चात C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, जो गया अधिवेशन में क्रमशः अध्यक्ष एवं उप महामंत्री थे, ने अपने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। C.R. दास उसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव चुने गए। स्वराज्यों का तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी, अपितु इससे आंदोलन और प्रभावी बनेगा तथा इससे संघर्ष के नए द्वार खुलेंगे। कांग्रेस से बहिष्कार के बावजूद भी विधान परिषदें तो अस्तित्व में बनी ही रहेंगी और चुनावों में संभवतः बड़े पैमाने पर लोग भाग लेंगे। इससे जनता पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा तथा महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे, जो कांग्रेस को कमजोर बनाने का प्रयास करेंगे। वे सरकार के अवैध कानूनों को वैध बनाने के प्रयास का समर्थन करेंगे। विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य राजनीतिक संघर्ष हेतु मंच के रूप में उनका इस्तेमाल करना है। उनका ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वे उपनिवेशी शासन के क्रमिक हस्तांतरण हेतु विधान परिषदों को हथियार के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। परिवर्तन विरोधियों का तर्क था कि संसदीय कार्यों में सहभागिता से रचनात्मक कार्य उपेक्षित होंगे, संघर्षरत व्यक्तियों का मनोबल गिरेगा तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। विधायकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे तथा धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है। सहमत से असहमत।
विचारों में तीव्र मतभेद होने के बावजूद भी दोनों पक्ष 1907 के विभाजन की तरह किसी अशुभ घटना से बचना चाहते थे तथा उन्होंने गांधी जी से संपर्क भी बनाए रखा, जो कि उस समय जेल में थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सरकार को सुधारों के लिए विवश करने हेतु आपसी एकता आवश्यक है तथा दोनों ही पक्षों का मानना था कि गांधी जी के नेतृत्व में ही आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। इन्हीं कारणों से दिसंबर 1923 में दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता किया गया। इसके तहत स्वराज्यों को कांग्रेस के एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। स्वराज्यों ने भी केवल एक शर्त को छोड़कर कि वे विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया। नवंबर 1923 में नवगठित केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा विधान परिषदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। स्वराज्यों का चुनाव घोषणा पत्र। अक्टूबर 1923 में घोषित अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्वराज्यों ने साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। इस घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थी। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मुख्य लक्ष्य इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है। स्वराज्यवादियों शासन के तथाकथित सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत के शोषण को बल प्रदान करते हैं। अंग्रेजों को वास्तविक मंशा भारत की असीमित संसाधनों का अन्यायपूर्ण दोहन तथा भारतीय जनता को गुलाम बनाकर रखना है। स्वराज्य राष्ट्रवादियों की स्वशासन की मांग को परिषदों में उठाएंगे। यदि सरकार ने उनकी मांगें नामंजूर कर दी तो वे संयुक्त प्रयासों द्वारा परिषदों के कार्य संचालन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देंगे। इस प्रकार वे विधान परिषदों को सरकार की दुर्बलता को उजागर करने हेतु एक उपयुक्त मंच के रूप में प्रयुक्त करेंगे तथा उनका उपयोग भारतीयों के हित में करेंगे। गांधी जी का रुख। प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने तथा उनकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे, किंतु फरवरी 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर जेल से रिहाई के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करनी शुरू कर दी। उनके तीन प्रमुख कारण थे। उन्होंने महसूस किया कि विधान परिषदों में हिस्सेदारी प्रारंभ हो जाने के पश्चात इससे पीछे हटना या उसका विरोध करना गलत होगा, क्योंकि इससे सरकार तथा जनता दोनों को मध्य गलत संदेश जाएगा। इससे उपनिवेशी शासकों का हौसला बढ़ेगा, नौकरशाही निरंकुश हो जाएंगे तथा राजनीतिक हलकों में निराशा की भावना जन्म लेगी। नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराज्यों की उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को 101 निर्वाचित सीटों में से उन्हें 42 में सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में वे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा उत्तर प्रदेश व बॉम्बे में भी उन्हें अच्छी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्यों ने जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थकों, उदारवादियों व कुछ व्यक्तिगत विधायकों जैसे मदन मोहन मालवीय इत्यादि के साथ मिलकर साझा राजनैतिक मोर्चा बनाया। विधान परिषदों में स्वराज्यों ने जिस साहस व जुझारूपन का परिचय दिया, उससे गांधी जी का यह विश्वास पक्का हो गया कि स्वराज्यों की रणनीति भले ही गलत हो, लेकिन वे साम्राज्यवादी प्रशासन के अंग नहीं बन सकते। कुछ समय पश्चात आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार ने नागरिक अधिकारों तथा स्वराज्यों का दमन प्रारंभ कर दिया। अक्टूबर 1924 में अनेक स्वराज्य एवं कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन्हें प्रताड़ित किया गया। इनमें सुभाष चंद्र बोस, अनिल बरन राय तथा S.C. मित्र इत्यादि प्रमुख थे। सरकार की दमनकारी नीतियों से गांधी जी असंतुष्ट हो गए तथा उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता दर्शाने एवं उनका समर्थन करने का निश्चय किया। विधान मंडलों में स्वराज्यों की गतिविधियां। 1924 के अंत तक स्वराज्यों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिकता तथा उत्तरदायित्व या प्रतिरोध के मुद्दे पर स्वराज्यों के खेमे में विभाजन इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। 16 जून 1925 को C.R. दास की मृत्यु से उन्होंने गहरा आघात लगा। स्वराज्यों के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थन कुछ नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय तथा N.C. केलकर ने सरकार के साथ समर्थन तथा हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की वकालत की। उन्होंने मोतीलाल नेहरू जैसे अपरिवर्तनवादियों पर आरोप लगाया कि वे मांसाहारी तथा हिंदू हितों की विरोधी हैं। इसके पश्चात लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी छोड़ दी। इसके अतिरिक्त भी स्वराज पार्टी को कमजोर करने वाली अनेक गतिविधियां चलती रहीं। तदुपरांत पार्टी को और अधिक टूट से बचाने, संसदीय भ्रष्टाचार रोकने तथा कार्यकर्ताओं को और अधिक निराशा से बचाने के लिए पार्टी के मुख्य नेतृत्व ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति पुनः अपनी आस्था व्यक्त की तथा मार्च 1926 में विधानमंडल से भाग न लेने का फैसला किया।
दूसरी ओर स्वराज पार्टी के दूसरे खेमे ने नवंबर 1926 को चुनावों का समर्थन किया तथा इसमें भाग लेने का फैसला किया, किंतु दुर्बलता के कारण इन चुनावों में पार्टी कोई महत्वपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाई और अंततः 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्तावों तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के छिड़ने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। स्वराज्यों की उपलब्धियां। गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर स्वराज्यों ने कई बार सरकार के विरुद्ध मतदान किया, यहाँ तक कि उन्होंने बजट संबंधी मांगों पर भी सरकार के विरुद्ध मतदान किया तथा स्थगन प्रस्ताव पारित किया। स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता तथा औद्योगिकरण के समर्थन में उन्होंने सशक्त भाषण दिए। 1925 में विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि सरकार अवांछित तथा विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती है। इसका प्रमुख कारण तत्कालीन समय में समाजवाद एवं साम्यवाद का तेजी से प्रचार था। भारत में ब्रिटिश सरकार इस दिशा में पहले से ही सतर्क थी। सरकार का विश्वास था कि कॉमिन्टर्न सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद की वकालत करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भेजे गए विदेशी भारत में ब्रिटिश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वराज्यों की गतिविधियों ने ऐसे समय में राजनीतिक निर्वात को भर दिया, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे अपना सामर्थ्य खोता जा रहा था तथा उसके सम्मुख राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने मॉन्टेगू चमस्फोर्ड सुधार का खोखलापन उजागर कर दिया। उन्होंने विधानमंडलों में सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया तथा उपयुक्त मंच के रूप में इसका प्रयोग किया। स्वराज्यों की कमजोरियां। स्वराज विधानमंडलों के भीतर अपने जुझारू संपर्क तथा विधानमंडलों के बाहर राजनीतिक संघर्ष के मध्य समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। वास्तव में ये लोग महज अखबारों में छपी खबरों पर ही विश्वास करने लगे थे। व्यवधानवादी राजनीति की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वे अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पर साथ प्राप्त नहीं कर सके। टकराववादी विचारधारा के कारण उनका प्रभाव व्यापक नहीं हो सका। वे विधानमंडलों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे। बंगाल में अधिकतर स्वराज्यों ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांग का समर्थन नहीं किया। इससे काश्तकार नाराज हो गए। इसमें बहुसंख्यक मुसलमान थे। वे पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे। परिवर्तन विरोधियों के रचनात्मक कार्य। जिस समय स्वराजी विधानमंडल में साम्राज्यवादी शासन का प्रतिरोध करने में व्यस्त थे, उसी समय परिवर्तन विरोधियों ने भी देश में अनेक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य किए, जो इस प्रकार थे। देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना की गई, जहां युवा पुरुषों एवं महिलाओं ने आदिवासियों तथा पिछड़ी जाति के लोगों के साथ मिलकर कताई बुनाई का प्रशिक्षण लिया तथा चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। गुजरात के खेड़ा एवं बारदोली क्षेत्रों में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जहां विद्यार्थियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध शिक्षा दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने आधार स्तंभ की भूमिका निभाई। रचनात्मक कार्यों की समालोचना। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम से केवल शहरी निम्न मध्य वर्ग एवं समृद्ध किसान ही लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति आकर्षण आंदोलन के समय तक ही रहा। लोग डिग्री तथा नौकरियों के प्रलोभन से पुनः सरकारी स्थलों की ओर आकर्षित होने लगे। खादी की लोकप्रियता भी एक मुश्किल कार्य था, क्योंकि यह आयातित कपड़े की तुलना में महंगा पड़ता था। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष में भूमिहीनों तथा कृषक एवं मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किए गए, जबकि इसी वर्ग के लोग मुख्यतः इस अमानवीय कुरीति के शिकार थे। यद्यपि स्वराज्यों एवं परिवर्तन विरोधियों की विचारधारा तथा कार्यशैली भिन्न भिन्न थी, तथापि उन्होंने एक दूसरे से यथासंभव सहयोग बनाए रखा था। नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत के लिए जहां कहीं भी अवसर मिला, एक दूसरे को सहयोग दिया। नई शक्तियों, समाजवादी विचार, युवा शक्ति, व्यापार संघ का उदय। 20वीं शताब्दी से दूसरे दशक के अंतिम एवं तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्ष आधुनिक भारतीय इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। इस दौरान जहां एक और राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज
दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न राजनीतिक धाराओं ने निश्चित रूप धारण किया। वे विभिन्न राजनीतिक धाराएं अपने अभ्युदय की प्रक्रिया में जहां एक ओर सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी सत्याग्रह की अवधारणा से अभिप्रेरित थी, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य कारणों ने भी इनके अभ्युदय में सकारात्मक भूमिका निभाई। इस काल के भारतीय चिंतकों पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव दर्ज किया गया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दूसरे शब्दों में भारतीय चिंतकों ने मनोमस्तिष्क पर असरकारी और सुस्पष्ट सामाजिक आर्थिक अंतर्वस्तु का प्रभाव पड़ा। 1920 के दशक में नई शक्तियों के अभ्युदय में निम्न विचार एवं आंदोलन शामिल थे। समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न समाजवादी एवं साम्यवादी संगठनों के उदय ने भारत में कांग्रेस के एक खेमे पर भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई तथा उन्हें गहराई तक अभिप्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वप्रमुख प्रेरणा प्रतीक थे। इन दोनों प्रमुख कांग्रेसियों पर समाजवादी विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा। ये युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचारों तथा राजनैतिक कार्यक्रम से असंतुष्ट थे तथा भारत की आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रुग्णता को दूर करने की वकालत कर रहे थे। 1917 की रूसी क्रांति ने इन युवा राष्ट्रवादियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। फलतः ये समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ये युवा राष्ट्रवादी, स्वराजवादी एवं परिवर्तन विरोधी दोनों के आलोचक थे। पूर्ण स्वराज के नारे के साथ साम्राज्यवाद विरोधी स्वर की मुखर अभिव्यक्ति के पक्षधर थे। चेतना एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक धाराओं के उदय से प्रभावित थे। राष्ट्रवादी और समाजवाद विरोधी विचारधारा के साथ सामाजिक न्याय से समन्वय की आवश्यकता पर जोर, पूंजीवादी और जमींदारी प्रथा की आलोचना और समाजवादी विचारधारा अपनाने की शिक्षा पर बल देते थे। 1920 में एम.एन. राय, अम्बनी मुखर्जी तथा ताशकंद में रहने वाले कुछ अन्य उत्प्रवासी भारतीयों ने कॉमिंटर्न, रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की। एम.एन. राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें कॉमिंटर्न के नेतृत्व हेतु चुना गया। 1924 में कई साम्यवादियों यथा एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। मेरठ षड्यंत्र केस। 1929 में सरकार ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया। गिरफ्तार किए गए लोगों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता तथा 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रिट, बेन बैडले और लेस्टन हचिंसन सम्मिलित थे। सरकार का मुख्य उद्देश्य यूनियन आंदोलन को समाप्त करना तथा साम्यवादियों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग करना था। पूरे राष्ट्र में कृषक एवं मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर प्रयास किया तथा मार्क्सवादी एवं साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। 1928 में सभी कृषक एवं मजदूर संगठनों को मिलकर एक नया संगठन बनाया गया और इसका नाम अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल, ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी रखा गया। इस पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया तथा देश के विभिन्न स्थानों में इसकी शाखाएं खोली गईं। सभी साम्यवादियों को इनका सदस्य बनाया गया। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अधीन काम करते हुए उसे अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली तथा जनसामान्य की पार्टी बनाना था। साथ ही इन संगठनों में स्वतंत्र रूप से किसानों और मजदूरों को सम्मिलित कर स्वतंत्रता प्राप्त एवं तत्पश्चात भारत को समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचाना था। भारतीय युवाओं की सक्रियता। पूरे भारत में युवा संगठन स्थापित किए गए तथा युवाओं के सैकड़ों अधिवेशन संपन्न हुए। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। किसानों के प्रदर्शन। मध्य प्रांत में किसानों ने काश्तकारी नियमों में संशोधन, भू राजस्व में कमी, बेदखली के विरुद्ध संरक्षण तथा ऋणग्रस्तता से बचाव जैसे मुद्दों को लेकर उग्र प्रदर्शन किए। आंध्र में रंपा क्षेत्र, राजस्थान, बॉम्बे तथा मद्रास के काश्तकारों ने भी इसी तरह के प्रदर्शन किए। गुजरात के बारडोली में 1928 में किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। व्यापार संघ का विकास। भारत में व्यापार संघ आंदोलन का नेतृत्व 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक ने किया। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष एवं दीवान चमन लाल इसके प्रथम सचिव थे। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1920 के दशक में
इंटक के नेतृत्व में अनेक कारखानों में हड़तालें आयोजित की गईं, जिसमें खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन एवं स्टील फैक्ट्री, जमशेदपुर बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स। इस मिल की हड़ताल में 1,50,000 श्रमिकों ने लगभग 5 महीने तक हड़ताल जारी रखी। एवं बंकिम कर्नाटक मिल की हड़तालें प्रमुख थीं। 1928 में देश भर में आयोजित विभिन्न हड़तालों में लगभग 5 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में मनाया गया। जातीय आंदोलन। पूर्ववर्ती शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध भारतीय समाज में विभिन्न जातीय आंदोलन एक बार पुनः गति पकड़ने लगे। हालांकि इस आंदोलन की प्रकृति विभाजनकारी, संकीर्ण एवं मौलिक थी। इसमें निम्न आंदोलन सम्मिलित थे। मद्रास में जस्टिस पार्टी का आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन 1925। यह आंदोलन मद्रास के ईवी रामासामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में चलाया गया। सतारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक कार्यकर्ताओं का आंदोलन, भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में महारो का आंदोलन। केरल में के अयप्पन एवं सी केशवन के नेतृत्व में सिद्धांतवादी एझावा का आंदोलन। सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु बिहार में यादवों का आंदोलन। पंजाब में फजल ए हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का आंदोलन। क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव। अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की रणनीति से असंतुष्ट युवाओं का झुकाव धीरे धीरे समाजवाद की ओर होने लगा। स्वराज्यों एवं परिवर्तन विरोधियों के कार्यक्रमों से भी यह संतुष्ट न हो सके। फलतः समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इस ओर आकृष्ट होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी उग्रवाद की 2 धाराएं विकसित हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में, युगांतर अनुशीलन समितियां तथा कालांतर में बंगाल में सूरसेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह समूह। 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां। असहयोग आंदोलन के पश्चात लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित क्यों हुए? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों का निर्ममता से दमन किया गया। अनेक क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, कई जेल में डाल दिए गए तथा कई इधर उधर बिखर गए। 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफी देकर रिहा कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। शीघ्र ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात गांधी जी, CR दास तथा अन्य नेताओं की अपील पर जेल से रिहा क्रांतिकारियों में से अधिकांश असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए तथा अन्य ने अहिंसक असहयोग आंदोलन को समर्थन देने में निमित्त उग्रवाद का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिए जाने के कारण इनमें से अनेक अत्यधिक असंतुष्ट हो गए। जन आंदोलन की आंधी में सब कुछ छोड़ छाड़कर असहयोग आंदोलन से जुड़ जाने के कारण वह महसूस करने लगे कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। इनमें से अधिकांश ने राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति तथा अहिंसा के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ कर दिया तथा किसी अन्य विकल्प की तलाश करने लगे। स्वराज्यों के संसदीय संघर्ष तथा परिवर्तन विरोधियों के रचनात्मक कार्य भी इन युवाओं को आकृष्ट नहीं कर सके। इनमें से अधिकांश इस बात पर विश्वास करने लगे कि सिर्फ हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन पुनर्जीवित हो उठा। क्रांतिकारी विचारधारा के सभी प्रमुख नेताओं ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इनमें जोगेश चंद्र चटर्जी, सूरसेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, जयदेव कपूर व जतिन दास के नाम सबसे प्रमुख हैं। इस काल में क्रांतिकारी दलों की 2 पृथक धाराएं विकसित हुई, एक पंजाब संयुक्त प्रांत तथा बिहार क्षेत्र में तथा दूसरी बंगाल में। प्रमुख प्रभावी कारक। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर तथा श्रमिक राष्ट्रवाद ने नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु प्रोत्साहन किया। 1917 की रूसी क्रांति तथा युवा सोवियत राज्य का गठन, नए साम्यवादी समूहों का उदय, ये मार्क्सवाद, समाजवाद एवं दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों का पक्षधर थे। क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान का गुणगान किया गया। इनमें आत्मशक्ति, सारथी एवं बिजली का नाम उल्लेखनीय है। उपन्यास एवं पुस्तकें जैसे सचिंद्र सन्याल की बंदी जीवन तथा शरत चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित पार्थेर दाबी प्रमुख थी। बाद में अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण सरकार ने पार्थेर दाबी के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब संयुक्त प्रांत और बिहार में इस
क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी ने किया। कालांतर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई। कानपुर में क्रांतिकारी युवाओं के एक अधिवेशन में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिन सान्याल ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से इसकी स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा संयुक्त राज्य भारत यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था, जिसका मुख्य आधार वैक्स मताधिकार हो। काकोरी कांड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य अगस्त 1925 में काकोरी डकैती या क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ सहारनपुर अनुभाग में स्थित एक छोटे से कस्बे काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोकने और उसमें लखनऊ में जमा कराने हेतु ले जा रहे धन सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई गई। कहा जाता है कि मुख्यतः यह योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां द्वारा बनाई गई थी। ट्रेन लटने की कार्यवाही करने वाले 10 क्रांतिकारियों में से अन्य क्रांतिकारियों में राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी लाल गुप्ता, मुरारी लाल खन्ना, मुकुंदू लाल गुप्त और बनवारी लाल शामिल थे। योजना के अनुसार क्रांतिकारी दल का एक सदस्य ट्रेन में मौजूद था, जिसके द्वारा काकोरी के निकट पहुंचते ही ट्रेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया गया। तत्पश्चात अन्य क्रांतिकारियों ने ट्रेन के सुरक्षाकर्मी पर विजय प्राप्त करने के उपरांत डिब्बे में रखी तिजोरी को बलपूर्वक खोलकर उसमें रखे रुपए को लेकर भाग गए। इस कार्यवाही का उद्देश्य विदेशी शासन से भारत को मुक्त कराने हेतु की जाने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आवश्यक धन प्राप्त करना तथा लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस कार्यवाही में गलती से लक्ष्य से भटकी चली एक गोली से एक यात्री की मृत्यु हो गई और इस दुर्घटना ने इस घटना को सशक्त डकैती से अधिक एक गंभीर घटना के रूप में बदल दिया। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। 4 को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया तथा 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद उस समय बच निकलने में सफल रहे, लेकिन 1931 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। दंड की कठोरता, विशेष रूप से मृत्युदंड ने लोगों को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिन चारों लोगों को मृत्युदंड दिया था उनकी फांसी को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। इसके लिए संयुक्त प्रांत विधायी परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया गया और ब्रिटिश वायसराय के समक्ष एक याचिका दायर की गई। हालांकि सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया और दिसंबर 1927 में चारों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी की घटना को काकोरी ट्रेन कार्यवाही नाम दिया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी षड्यंत्र केस से क्रांतिकारी और भड़क उठे तथा कई और युवा क्रांतिकारी संघर्ष के लिए तैयार हो गए। संयुक्त प्रांत में शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा विजय कुमार सिन्हा तथा पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव थापा, जिन्हें हमेशा सुखदेव के नाम से जाना गया, तथा भगवती चरण बोहरा ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का काम प्रारंभ कर दिया। इन युवा क्रांतिकारियों पर धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी पड़ने लगा। दिसंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा क्रांतिकारियों ने सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार तथा समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। सैंडर्स हत्याकांड। लाहौर, दिसंबर 1928। धीरे धीरे जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी विध्वंसक तथा क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर होते जा रहे थे, उसी समय नवंबर 1928 में शेर पंजाब लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से हुई मृत्यु से वे पुनः भड़क उठे। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के भारत दौरे का विरोध करने हेतु एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कराया गया। इसके परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय को संघातिक चोट लगी तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 3 प्रमुख
सदस्यों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत के लिए जॉन पी सैंडर्स को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर 1928 को उनकी हत्या कर दी। उन्होंने सैंडर्स को पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया था, जिसने वास्तव में लाला लाजपत राय और उनके अनुयायियों पर लाठी चार्ज किया था। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु जो भाग रहे थे का पीछा करने की कोशिश करने पर एक भारतीय सिपाही को गोली मार दी। सैंडर्स की हत्या को इन शब्दों द्वारा न्यायोचित करार दिया गया, देश के करोड़ों लोगों के सम्मानीय नेता के एक साधारण पुलिस अधिकारी के क्रूर हाथों द्वारा की गई हत्या राष्ट्र का घोर अपमान है। भारत के देशभक्त युवाओं का यह कर्तव्य है कि वे इस कायरतापूर्ण हत्या का बदला लें। हमें सैंडर्स की हत्या का अफसोस है, किंतु वह उस अमानवीय व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल 1929। इसके पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा जनता को यह समझाने का निर्णय लिया गया कि उनका उद्देश्य अब परिवर्तित हो गया है तथा वे जनक्रांति में विश्वास रखते हैं। इसी समय ब्रिटिश सरकार भारतीयों विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करने की योजना बना रही थी। इसके प्रतिरोध प्रदर्शन करने हेतु भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधान सभा में बम फेंकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, अपितु सरकार का विरोध से अवगत कराना था, बहरे को सुनाना था। इसलिए जानबूझकर मामूली बम बनाया गया तथा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के कक्ष में खाली बेंचों पर बम फेंका। बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य अपनी गिरफ्तारी देकर अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम बनाना था, जिससे जनता उनके विचारों तथा राजनीतिक दर्शन से परिचित हो सके। बम फेंकने के उपरांत मची भगदड़ में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त आसानी से भाग सकते थे, किंतु वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर स्वयं को गिरफ्तार कराया था, क्योंकि वे जनता को यह संदेश देना चाहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों की सजा क्रांतिकारी स्वयं भुगतने को तैयार हैं। चूंकि उस समय जनता में यह धारणा बनती जा रही थी कि आतंकी गतिविधियों के पश्चात क्रांतिकारी बचकर निकल जाते हैं तथा सरकारी दमन की सजा जनता को भुगतनी पड़ती है। भगत सिंह ने कहा, जब आक्रामक तरीके से बल प्रयोग किया जाए तो वह हिंसा है और इसलिए नैतिक रूप से अनुचित है, लेकिन जब इसका प्रयोग किसी वैध धारण से किया जाता है तो उसका अनैतिक औचित्य होता है। क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही। सरकार ने चंद्रशेखर आजाद के अतिरिक्त सभी प्रमुख क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अन्य क्रांतिकारियों को कड़ी सजाएं दी गईं। जेल की अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में इन क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल कर दी तथा यह मांग की कि हिरासत में राजनैतिक बंदियों के साथ सम्मानीय तथा न्यायोचित व्यवहार किया जाए। जतिन दास पहले शहीद बने। जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने इन युवा क्रांतिकारियों का जोरदार प्रदर्शन किया। सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। अब 23 मार्च को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया। हर जुबान पर भगत सिंह का नाम आ गया। पूरे राष्ट्र ने इन महान देशभक्तों की कुर्बानी को सरकार की कायरतापूर्ण कार्यवाही की संज्ञा दी। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। 1930 में पंजाब एवं संयुक्त प्रांत में अनेक हिंसक घटनाएं हुई। अकेले पंजाब में एक वर्ष में हिंसा की 26 घटनाएं दर्ज की गईं। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने क्रांतिकारी साथियों से मिले, जिसकी सूचना ब्रिटिश पुलिस को मिल गई। पुलिस ने पार्क को घेर लिया और आजाद को आत्मसमर्पण करने को कहा। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को घिरा देखकर बचने का कोई रास्ता न होने पर स्वयं को गोली मार ली और उन्होंने अपनी उस शपथ को अक्षुण्ण रखा कि वे ब्रिटिश सरकार के हाथों जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। बंगाल में 1920 के दशक में कई क्रांतिकारी समूहों को पुनर्गठित किया गया। उन्होंने अपनी गतिविधियां पुनः प्रारंभ कर दी तथा भूमिगत कार्यवाहियां करने लगे। कई अन्य समूह कांग्रेस के अधीन ही कार्य करते रहे। इस प्रकार उन्होंने जनता में अपनी पैठ और व्यापक की तथा कांग्रेस के सांगठनिक आधार प्रदान किया। कस्बों तथा गांवों में CR दास के स्वराजवादी कार्यक्रम में इन युवा
क्रांतिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा उसे व्यापक सहयोग प्रदान किया। 1925 में CR दास की मृत्यु के पश्चात बंगाल में कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई। एक धड़े का नेतृत्व अनुशीलन समिति से संबद्ध JM सेनगुप्ता ने किया, जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व युगांतर समूह के संबंध सुभाष चंद्र बोस के हाथों में था। इन पुनर्गठित क्रांतिकारी समूहों ने कई उग्रवादी गतिविधियां संपन्न की। 1924 में गोपीनाथ साहा ने कलकत्ता में बदनाम पुलिस कमिश्नर चार्ल्स डेगार्ड की हत्या करने की चेष्टा की। तत्पश्चात सरकार ने कड़ाई से क्रांतिकारियों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए तथा गोपीनाथ साहा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सरकारी दमन तथा आपसी फूट के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, किंतु शीघ्र ही प्रमुख क्रांतिकारी पुनः सक्रिय हो गए तथा उन्होंने नए विद्रोही संगठनों की स्थापना की। इन पुनर्गठित या नवगठित क्रांतिकारी समूहों ने भी अनेक हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया। इन नए विद्रोही संगठनों में सबसे सक्रिय संगठन था चटगांव क्रांतिकारियों का गुट, जिसके नेता सूरसेन थे। चटगांव शस्त्रागार लूट, अप्रैल 1930। सूरसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी तथा चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे थे। लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा के नाम से पुकारते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण 1926 से 1928 तक उन्हें 2 साल की सजा हुई थी। जेल से रिहा होने के पश्चात वे कांग्रेस में काम करते रहे। वे चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। वे कहा करते थे, सहृदयता क्रांतिकारी का विशेष गुण है। सूरसेन मृदुभाषी, शांत तथा लगनशील व्यक्ति थे तथा कविताओं से उन्हें बहुत लगाव था। वे रविन्द्रनाथ टैगोर तथा काजी नजरुल इस्लाम के बहुत बड़े प्रशंसक थे। सूरसेन ने अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष तथा लोकनाथ बाउल के साथ मिलकर सशक्त विद्रोह की योजना बनाई। इसका उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सशक्त विद्रोह से शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। विद्रोह की प्रस्तावित कार्यवाही में चटगांव के 2 शस्त्रागारों पर कब्जा कर युवा क्रांतिकारियों को हथियार बंद करने के निमित्त हथियारों को लूटना, नगर की टेलीफोन और टेलीग्राम संचार व्यवस्था को नष्ट करना तथा चटगांव और शेष बंगाल के बीच रेल संपर्क को भंग करना था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा के ध्वज तले 65 युवा क्रांतिकारियों द्वारा अप्रैल 1930 में शस्त्रागार पर धावा बोल दिया गया। पुलिस शस्त्रागार पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया गया। सूरसेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय झंडा फहराया। क्रांतिकारी युवकों ने उन्हें सलामी दी तथा काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की गई। बाद में ये समीपवर्ती गांवों में फैल गया तथा सरकारी दफ्तरों एवं सरकारी संपत्ति पर छापे मारे, किंतु शीघ्र ही सेना चटगांव पहुंच गई तथा उनमें उसने मोर्चा संभाल लिया। सेना तथा क्रांतिकारियों में सशक्त संघर्ष हुआ। कई युवा क्रांतिकारी वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। फरवरी 1933 में सूरसेन गिरफ्तार कर लिए गए, उस पर मुकदमा चलाया गया तथा जनवरी 1934 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। किंतु चटगांव कांड से जनता अत्यंत प्रभावित हुई। इस घटना से क्रांतिकारी विचारों से युवकों का उत्साह बहुत बढ़ गया तथा बड़ी तादाद से युवक विभिन्न क्रांतिकारी गुटों में शामिल होने लगे। 1930 में क्रांतिकारी गतिविधियों ने पुनः जोर पकड़ा तथा यह क्रम 1932 तक चलता रहा। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के नवीन चरण के पहलू। कतिपय महत्वपूर्ण पहलू निम्न प्रकार थे। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसमें बड़े पैमाने पर युवतियों की भागीदारी थी। सूरसेन के नेतृत्व में ये महिलाएं क्रांतिकारियों को शरण देने, संदेश पहुंचाने तथा बंदूक लेकर लड़ने का काम करती थी। इस काल में बंगाल की प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में प्रीतिलता वाडेदार, जिन्होंने पहाड़तली चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट में छापा मारा और शहीद हो गई, तथा कल्पना दत्त, जिन्हें गिरफ्तार कर सूरसेन के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई, सबसे प्रमुख थी। दिसंबर 1931 में कोमिल्ला की 2 स्कूली छात्राओं सुनीत चौधरी और शांति घोष ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने उपाधि वितरण हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर नजदीक से गोली चलाई। इस चरण में व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाइयों के स्थान पर उपनिवेशी शासन के महत्वपूर्ण अंगों पर सामूहिक हमले से ज्यादा महत्व दिया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना तथा नौकरशाही का मनोबल कम करना था। क्रांतिकारियों की हिंदू धर्मपरायणता अब तक
अब कम होने लगी तथा उन्होंने धर्म के नाम पर शपथ लेना बंद कर दिया। मुसलमानों को भी क्रांतिकारी संगठनों में प्रवेश दिया जाने लगा। चटगांव की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में अनेक मुसलमान थे, जैसे सत्तार, फकीर अहमद मियाँ, मीर मीर अहमद, तूनू मियाँ इत्यादि। इसमें कुछ कमियां भी थीं। आंदोलन में कुछ विवादास्पद तत्व थे। यह संगठन सामाजिक रूढ़िवादी तत्वों से बिल्कुल मुक्त नहीं था। यह व्यापक सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने में असफल रहा। स्वराज पार्टी से आए क्रांतिकारियों ने बंगाल के जमींदारों के विरुद्ध मुसलमान कृषक मजदूरों के संघर्ष का समर्थन नहीं किया। सरकार की प्रतिक्रिया का पतन। शस्त्रागारों की लूट से सरकार पहले तो घबराई, लेकिन बाद में वह बर्बर दमन पर उतर आई। सरकार ने 20 दमनकारी कानून जारी किए तथा क्रांतिकारियों को कुचलने हेतु पुलिस को पूरी छूट दे दी। चटगांव में पुलिस ने अनेक गांवों को जला दिया तथा अनेक ग्रामीणों पर भारी जुर्माना लगाया। देशद्रोह के आरोप में 1933 में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें 2 वर्ष की सजा दी गई। उन पर साम्राज्यवाद तथा पुलिस के दमन की निंदा करने तथा क्रांतिकारी युवकों के साहस और वीरता की प्रशंसा करने का आरोप था। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों के विरुद्ध उठाए गए कठोर कदमों के कारण भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जीवित न रह सका। वास्तव में क्रांतिकारियों द्वारा एक राजनीतिक इतिहास के रूप में हिंसा का प्रयोग किए जाने के बदले में ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई हिंसा को उन्होंने क्रांतिकारियों का दमन किए जाने के औचित्य के रूप में प्रस्तुत किया। क्रांतिकारी अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए लोगों का निरंतर और सक्रिय समर्थन प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अलावा वे देश के सब साधारण के बीच अपना कोई आधार विकसित नहीं कर सके। क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन। भगत सिंह तथा उनके क्रांतिकारी सहयोगियों ने पहली बार क्रांतिकारी संघर्ष के तरीके एवं क्रांति के लक्ष्य के रूप में क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन को प्रस्तुत किया। वैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भीतर काफी समय से इस मुद्दे पर विचार मंथन चल रहा था। अक्टूबर 1924 में HRA की स्थापना परिषद ने जनता को सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांत की शिक्षा देने तथा उनका प्रचार प्रसार करने का निर्णय किया। 1925 में अपने घोषणा पत्र में इसने कहा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य उन तमाम व्यवस्थाओं का उन्मूलन करना है जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। HRA के प्रमुख अंग क्रांतिकारियों ने रेलवे तथा परिवहन के अन्य साधनों तथा इस्पात और जहाज निर्माण जैसे बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का भी प्रस्ताव रखा। HRA ने किसानों और मजदूरों का संगठन बनाने तथा संगठित हथियारबंद क्रांति के लिए काम करने का भी निर्णय लिया। अपने अंतिम वर्षों के दौरान 1920 के दशक के ये क्रांतिकारी विनाशकारी तथा व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली वीरतापूर्ण गतिविधियों से दूर होने लगे और उनका झुकाव राजनीतिक जन आंदोलन की तरफ होने लगा। अपनी हिरासत की अवधि में रामप्रसाद बिस्मिल ने युवकों से अपील की कि वे पिस्तौल और रिवाल्वर का साथ छोड़ दें, क्रांतिकारी षड्यंत्रों में हिस्सा न लें और खुला आंदोलन चलाएं। उन्होंने युवकों से हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने तथा सभी राजनीतिक दलों से कांग्रेस के नेतृत्व में एक होने की भी अपील की। बिस्मिल ने साम्यवाद में अपनी आस्था व्यक्त की तथा इस सिद्धांत का समर्थन किया कि प्रकृति की संपदा एवं प्रत्येक इंसान का समान अधिकार है। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। इसमें क्रांतिकारियों की ओर से जारी वह दस्तावेज या बयान था जो उन्होंने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने हेतु जारी किया था। यहाँ तक कि अपनी गिरफ्तारी से पहले भगत सिंह का भी उग्रवाद तथा व्यक्तिगत उग्र कार्रवाइयों से विश्वास उठ चुका था तथा वे मार्क्सवाद में विश्वास करने लगे थे। उनका मानना था कि व्यापक जन आंदोलन की सफल क्रांति लाने का एकमात्र तरीका है। दूसरे शब्दों में क्रांति का तात्पर्य है जनता के द्वारा जनता के लिए। इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में क्रांतिकारियों के खुले संगठन नौजवान भारत सभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। भारत नौजवान सभा का उद्देश्य युवकों, मजदूरों तथा किसानों के मध्य राजनीतिक कार्य करना, उन्हें संगठित करना तथा गाँवों में सभा की शाखाएं खोलना था। नौजवान भारत सभा में सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और राम किशन भी शामिल थे। सभा का उद्देश्य समाजवादी विचारों का प्रसार करना था या प्रचारित करना कि भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सीधी कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। इसके लक्ष्यों में युवाओं में देशभक्ति को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता के ध्येय को प्राप्त करने हेतु उन्हें स्वेच्छा से त्याग करने के लिए प्रेरित करना तथा भारत में श्रमजीवियों और किसानों के लिए स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना करना शामिल था।
यह सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक संगठनों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, इसलिए इसने यह स्पष्ट किया कि धर्म निजी आस्था का विषय होना चाहिए। इसने पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण नहीं किया, यद्यपि यह भारत में अंग्रेज को बाहर निकालने के लिए एक उग्र आंदोलन में युवाओं, श्रमिकों और किसानों को संगठित करने का प्रयास कर रही थी। कीर्त किसान सभा जैसे अन्य संगठनों के साथ नौजवान भारत सभा के गैर कानूनी घोषित किए जाने के पश्चात धीरे धीरे इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो गई। भगत सिंह तथा सुखदेव ने छात्रों के मध्य खुले तौर पर संवैधानिक कार्य करने हेतु लाहौर छात्र संघ का भी गठन किया। भगत सिंह तथा उनके साथियों ने यह भी महसूस किया कि क्रांति का तात्पर्य है क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में समाज के दलित, शोषित व गरीब तबके के जन आंदोलन का विकास। भगत सिंह कहा करते थे कि गांव एवं कारखाने की वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं, किंतु प्रश्न उठता है कि फिर क्रांतिकारी व्यक्तिगत उग्र कार्रवाइयां क्यों करते हैं। इनके दो कारण थे। प्रथम, उनके विचारों में लगातार तीव्र परिवर्तन। अतीत उनके वर्तमान का एक हिस्सा था जो उपलब्ध दशकों में हासिल हो सकती थी, उसे वे थोड़े ही वर्षों में हासिल करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त नई विचारधारा की जनसामान्य में प्रभावी पाठ्य एवं लंबी तथा ऐतिहासिक प्रक्रिया है। दूसरे वे लोग इस उलझन में थे कि जनता को प्रभावित करने तथा नए समर्पित कार्यकर्ताओं को भर्ती करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। वे अपनी गतिविधियों को कांग्रेस की धीमी बौद्धिक एवं राजनीतिक गतिविधियों से भी तेज करना चाहते थे। अतः इन्हीं सब कारणों से अंततः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बलिदान देकर ही युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उनका मानना था कि कुछ चमत्कारिक एवं वीरतापूर्ण कृत्य और उनका विचार कर तथा अदालतों को माध्यम बनाकर अपने सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाकर ही समर्पित कैडरों को तैयार किया जा सकता है। क्रांति की पुनर्व्याख्या। भगत सिंह व उनके साथियों ने क्रांति को व्यापक ढंग से परिभाषित किया। अब क्रांति का तात्पर्य हिंसा या लड़ाकूपन ही नहीं था। इसका पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज का तात्पर्य ऐसे समाज से था जहां व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो। असेंबली बम कांड में भगत सिंह ने अदालत में कहा था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी उनमें कोई जगह नहीं है। यह पिस्तौल और बम की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा आशय यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के संबंध में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्त नहीं पानी है, बल्कि उन्हें पूंजीपतियों और जमींदारों के चंगुल से भी मुक्त होना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए समान जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है कि शोषणकर्ता अंग्रेज पूंजीपति हैं या भारतीयों या अंग्रेजों का गठबंधन है अथवा पूरी तरह भारतीय हैं। उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ है पूंजीवाद तथा वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह अंत। भगत सिंह एक जागरूक तथा धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। नौजवान भारत सभा के इच्छा नियमों में से जिन्हें भगत सिंह ने बनाया था, 2 के अनुसार इस सभा के सदस्य किसी ऐसी संस्था, संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। साथ ही वे धर्म को जनता के व्यक्तिगत मामला मानते हुए जनता के मध्य सहनशीलता की भावना पैदा करने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह ने जनता को अंधविश्वास तथा धर्म की जकड़न से मुक्त करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने धर्म का धार्मिक दर्शन की भी आलोचना की तथा नास्तिकता का मार्ग अपनाया। भगवान के अस्तित्व में भी उनकी आस्था खत्म हो गई। उन्होंने घोषित किया कि प्रगति के लिए संघर्षरत प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही पड़ेगी तथा रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देनी ही पड़ेगी। प्रचलित मान्यताओं की प्रत्येक व्यवस्था को प्रासंगिकता एवं सत्यता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।